साथियों, जब भी देश में कोई बड़ा नियम आता है, बड़ा रूल आता है या सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा फैसला आता है और खास करके रिजर्वेशन या कास्ट सेंसस, इलेक्शन प्रोसेस, वक्फ बोर्ड, इन सब को लेकर के, धार्मिक मामलों को लेकर के, इन सब को लेकर अगर कोई फैसला आता है तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक लैक ऑफ अवेयरनेस, दूसरा अफवाहें। इस दौरान लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है और अफवाहें भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसको लेकर पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई और बहुत सारे फेक न्यूज़ भी फैले। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को एक फैसला सुनाया जिसके तहत SC ST OBC और जनरल कैटेगरी को लेकर के कुछ नियम बताए। जो सरकारी एग्जाम की जो लोग आप तैयारी कर रहे हो, इन सब में जो भर्तियों के मामले में जो रिजर्वेशन होता है, आरक्षण होता है, उसको लेकर के था। वो फैसला क्या था सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल, और लोग उसको क्या बता रहे हैं या कहें कि मिसअंडरस्टैंडिंग किस प्रकार से फैलाई जा रही है, इसको आज की वीडियो में मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं। आप यहां जानते हो टू द पॉइंट बात होती है। 8 से 10 मिनट में आपको जो भी मुद्दा होता है वो समझा दिया जाता है क्लियर कट रूप में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पूरा अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है रिजर्वेशन को लेकर के, क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्या SC ST OBC को लेकर के जो फैसला सुनाया गया है इससे जो इनको मिलने वाला रिजर्वेशन था वो समाप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये नया नियम क्या है इसको हम लोग जानेंगे। लेकिन एक और जरूरी बात पहले थोड़ा सा समझ लो। देखो, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये भारतीय संविधान में अभिलेखीय न्यायालय कहे गए हैं। अभिलेखीय न्यायालय मतलब अगर मान लो जैसे महाराष्ट्र हाई कोर्ट है, इसने कोई फैसला सुना दिया किसी एक समान टाइप के केस में, तो उस प्रकार का केस वो नज़ीर बन जाएगा, अभिलेख में आ जाएगा। तो अब कोई दूसरा किसी दूसरे राज्य में कोई फैसला होगा, सेम टाइप का केस होगा, तो वो रेफरेंस दे सकता है कि इस टाइप का केस यहाँ पर हुआ था महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, तो फिर ये फैसला सुनाया गया था, तो इसलिए ये वाला भी फैसला इस पर स्वतः ही मान लिया जाएगा। ये काम होता है अभिलेखीय न्यायालय का मतलब। ऐसे ही जब हाई कोर्ट, हाँ तुम अपील कर सकते हो ऊपर जाकर, मतलब महाराष्ट्र हाई कोर्ट से अगर मान लो या किसी भी हाई कोर्ट से फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप आगे चलकर अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वो अभिलेखीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखकर के चलो, तब आपको अच्छे से आपको समझ में आएगी ये चीज़ें कि ये होता क्या है। कि कभी कभी आप सुनते हो ना, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने 2010 में ऐसा फैसला सुनाया था, या 1998 में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया था। तो ये लोग क्यों ऐसा रेफरेंस देते हैं, वो अभिलेखीय माना जाता है इसलिए। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं आरक्षण होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जब भी आप जानते हो कि कोई वैकेंसी निकलती है, मैं वैकेंसी का ही रेफरेंस लेकर चलूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो किसी विभाग में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की नीड है और वैकेंसीज वो निकालता है, तो जब भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें आप देखते हो अलग अलग कैटेगरीज के लिए वैकेंसी निकलती है, अलग अलग कि SC में हमें इतने कैंडिडेट चाहिए, ST में हमें इतने कैंडिडेट चाहिए, OBC में इतने चाहिए, EWS में इतने चाहिए, EWS अब आ गया है, और UR में इतने चाहिए। तो UR और जनरल का पहले तो आप थोड़ा सा अंतर समझ लो। UR का मतलब हुआ अनरिजर्व्ड और जनरल का मतलब हुआ सामान्य। ठीक है, तो कई कई केसेस में जनरल UR एक ही माने जाते हैं, लेकिन कई कई केसेस में जनरल मतलब जनरल कैंडिडेट्स और UR मतलब अनरिजर्व्ड, जो कि सभी के लिए है। अब ये अनरिजर्व्ड थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझिए। अनरिजर्व्ड का मतलब कि जो कोई भी रिजर्वेशन नहीं लेना चाहता है। इसमें SC का भी स्टूडेंट आ सकता है, इसमें ST का भी आ सकता है, इसमें OBC का भी आ सकता है, इसमें जनरल का भी आ सकता है, EWS का आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो कोई रिजर्वेशन नहीं लेना चाहता है वो अनरिजर्व्ड में आ सकता है। अनरिजर्व्ड का मतलब कि आपका कोई रिजर्वेशन नहीं लगेगा। मतलब इसका मतलब ये कि आपने इतना अच्छा स्कोर कर लिया, इनफ स्कोर कर लिया कि आप अनरिजर्व्ड में आ गए। इसकी कट ऑफ ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हो तो मतलब आपकी सीट फिक्स है। जैसे इसमें आ गया ना कि 5 सीट यहाँ पर है, 10 सीट इनके लिए है, 20 सीट इनके लिए है, 20 सीट इनके लिए है, और 50 या 60 सीट रहती है, क्योंकि संख्या भी ज़्यादा रहती है उसी हिसाब से। तो अब 5 SC का सीट है, मतलब इसमें 5 सीट जो होगी वो फिक्स रूप से SC कैंडिडेट ही रहेंगे। 10 सीट अगर ST की है तो 10 फिक्स कैंडिडेट उनको ST ही चाहिए।
और ओबीसी 20, ईडब्ल्यूएस 20, इसी प्रकार से रही है। लेकिन यूआर जो होता है अनरिजर्व्ड, इसमें 50 में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जनरल कैंडिडेट हो सकता है इसमें 50 में 20 ओबीसी हो जाएं, हो सकता है इस 50 में 10 एससी आ जाएं, 5 एससी आ जाएं, कोई भी आ सकता है मतलब, ठीक है। तो जनरल के लिए जब सीट रहती है तो उसमें जनरल कैंडिडेट रहेंगे, और अगर यूआर की सीट रहेगी तो उसमें कोई भी आ सकता है। अगर कोई एससी कैंडिडेट है, एसटी है या ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, मतलब ये लोग आरक्षित वर्ग माने जाएंगे, इनकी रिजर्व्ड माना जाएगा कि इन्होंने रिजर्वेशन लिया है। तो अभी के फैसले में ये कहा गया है कि ये जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं अब ये अनरिजर्व्ड में नहीं आ सकते हैं, यानी अब यूआर में इन रिजर्व कैटेगरियों को जगह नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसमें भी एक ट्विस्ट है जो लोग बता नहीं रहे हैं, जिसको लेकर के अफवाहें फैल रही हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि भाई आरक्षण ही खत्म हो गया क्या। नहीं, आरक्षण खत्म नहीं हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। फैसला क्या है, मामला क्या है, इसको समझिए। एक्चुअल में अभी क्या हुआ था कि एसएससी की कांस्टेबल भर्ती के मामले में ओबीसी उम्मीदवारों ने केस कर दिया था। इनकी आयु सीमा में छूट दी गई थी, और इसमें हुआ क्या था ना कि इसमें जब वैकेंसी निकली हुई थी तो इसमें 18 से 23 वर्ष तय किया गया था कि भाई 18 से 23 वर्ष तक के जो युवा होंगे वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट 3 साल की एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं कांस्टेबल भर्ती में एसएससी की। तो ओबीसी कैंडिडेट्स ने, जो कैंडिडेट्स 3 वर्ष का छूट लिए थे, छूट लेने के बाद वो चाह रहे थे कि यूआर कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, फैसले को पलट दिया था कि नहीं, अब आपको इसमें नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपने एज रिलैक्सेशन लिया है। वो जो 3 वर्ष का छूट दिया जाता है उसे एज रिलैक्सेशन कहते हैं। तो एज रिलैक्सेशन वाला नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका वर्णन नोटिफिकेशन में नहीं किया गया था। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कर दिया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची या जे बागची कह दो, तो इनके द्वारा 9 सितंबर को एक फैसला आता है और ये कहता है अगर कोई आयु में छूट लिया होगा या फीस में छूट लिया होगा, जो आप फॉर्म फीस भरते हो ना, तब उसके बाद आप अनारक्षित वर्ग में जाकर सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जजेस के पीठ के द्वारा ये फैसले के अनुसार। अब ये डिपेंड कर दिया है इन्होंने नोटिफिकेशन पर। भर्ती नियम या नौकरी की जो अधिसूचना जारी होती है, नोटिफिकेशन जारी होता है, उसमें क्या लिखा है उसको इन्होंने दे दिया है तवज्जो। यानी अब आपको नोटिफिकेशन बहुत ही केयरफुली पढ़ना होगा कि उस नोटिफिकेशन में या फिर जो जारी करने वाले होंगे उनको एक लाइन मेंशन करना होगा कि अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का बंदा है, वो अगर अनरिजर्व्ड की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेता है तो उसको उसमें माइग्रेट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अब आप इसको ऐसे समझिए, मान लो रिजल्ट आता है और कट ऑफ बनती है। कट ऑफ जब जारी किया जाता है तो उसमें पता लगता है कि यूआर की कट ऑफ जो है वो 72 पर गई है। इसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की आसपास में ही रहती है लगभग में, मान लीजिए इसकी कट ऑफ गई है 70 के आसपास, और उसके बाद एससी की कट ऑफ गई है मान लीजिए 60 के आसपास में, एसटी की कट ऑफ गई है 45-46 नंबर पर। इतनी कट ऑफ बनी है। और सीटें मैंने अभी आपको क्या क्या बताया था कि 50 सीटें मान लीजिए यूआर में है, ओबीसी की मान लीजिए 20 सीटें हैं, और इसके बाद फिर एससी की मैंने 10 माना था और इसकी 5 माना था। ठीक है, चलो 5-10 मान लो सीट हो गया। अब टोटल सीट है 85। टोटल 85 सीट में से इनको लेना है। तो अब तक क्या होता था कि जब भी मेरिट लिस्ट आती थी, जब पूरा मतलब रिजल्ट आता था, तो उसमें देखा जाता था कि सबसे ऊपर कितने कितने मार्क्स हैं किसके। तो अब जो अनरिजर्व्ड हैं, सबसे पहले तो इनको छांट लिया जाता था अलग से, कि मतलब ऊपर से जो टॉप 50 लोग हैं उनको अलग कर लो भाई। 85 में से टॉप 50 लोग तो अलग हो गए जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स थे। मान लीजिए ये वो कैंडिडेट थे जो 72 के ऊपर थे। 72 के ऊपर मतलब कि 75 नंबर होगा किसी का 76 नंबर होगा, किसी का 77 होगा, ये सब हुआ करते थे। इसके बाद जो नीचे बचते थे, इन बचने वालों में देखा जाता था कि अब इस 20, 10, 30, 5, 35 में कौन आता है। मतलब उसमें जो इसके बाद जो मान लो 71 नंबर होगा, वो 71 नंबर वाला कौन सा कैटेगरी का है। अब मान लो जो 71 वाला है वो एससी कैटेगरी है, तो वो एक एससी में डाल दिया जाएगा। अगर मान लो वो 72 नंबर का, 71 नंबर का ओबीसी का है तो ओबीसी में डाल दिया जाएगा। इसके बाद इसमें है तो इसमें डाल दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे अब देखा जाता था। उसके बाद ये सीटें फिल होती थी। मतलब अब इनको ओबीसी 20 लेना है तो केवल 20 जो लेंगे वो ओबीसी ही रहेंगे। अब एससी का 60, अगर 10 सीट आई हुई है, 60 नंबर पर कट ऑफ बना हुआ है, तो इसीलिए क्योंकि 10 लोग ऐसे हैं जो केवल एससी ही हैं और उनको एससी ही लेना है, ये 10 हुए। ऐसे ही एसटी के 5 कैंडिडेट को ये उठा लिए।
ठीक है, तो ये रिजर्व्ड सीटें रही, ये अनरिजर्व रही। अब इसमें ट्रिक क्या होता था कि इस अनरिजर्व वाले में ये जो 50 उठाया गया था, क्योंकि ये देखा गया था कि सबसे ऊपर के 50 कौन है, इस सबके ऊपर में हो सकता था कि एसटी वाला भी एक कैंडिडेट हो जिसका भाई हो सकता है 85 नंबर हो, एससी वाला भी हो सकता है जो यूआर में जाए, ओबीसी वाला हो सकता है यूआर में चला जाए जिसका 80 नंबर होगा, 72 नंबर, 73 नंबर होगा। मतलब ये कि इन 50 में कोई भी जा सकता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ये माइग्रेशन कराना है तो क्लियरली मेंशन करना होगा नोटिफिकेशन में। अगर क्लियरली मेंशन है तब तो ये माइग्रेशन होगा संभव, अगर क्लियरली मेंशन नहीं है तो ये माइग्रेशन नहीं माना जाएगा। और ये उन कैंडिडेट को लाभ नहीं मिलेगा जो नोटिफिकेशन अप्लाई करते समय, फॉर्म अप्लाई करते समय आयु में या फिर शुल्क में छूट लिए होंगे। मतलब आप अगर फॉर्म भरते समय फीस में कंसेशन लिए हो या फिर आप एज रिलैक्सेशन लिए हो तो आप अनरिजर्व में नहीं जा सकते हो। लेकिन ये बात मेंशन करनी होगी किसको, जो जारी करता है, जो एम्प्लॉयर हैं, जिनको चाहिए एम्प्लॉय, जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं उनको विशेष रूप से ये बताना होगा कि ये माइग्रेशन अलाउ है कि नहीं है। तो ये पूरी बात थी जिसको लेकर के लोगों में ये फैल गया है कि यार आरक्षण ही खत्म हो जाएगा क्या, मतलब ओबीसी वाले, जनरल, एससी वाले, एसटी वाले ये यूआर में नहीं आ सकेंगे क्या? आ सकेंगे, लेकिन तभी जब यहाँ पर क्लियरली मेंशन होगा इस चीज़ का कि माइग्रेशन अलाउड है। अगर नहीं मेंशन होगा कि अलाउड नहीं है तब ये नहीं जा सकेंगे यूआर में। तब यूआर में कौन रहेगा? यूआर में जनरल कैटेगरी के रहेंगे सब, ठीक है ना। और आरक्षित वाले में वही रहेंगे जिनके पास प्रॉपर तरीके का उस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स होगा। अब ये ऐसे सुनने में तो छोटी बातें लग रही होंगी, अप्लाई करते समय तो उतना इस सब पर उतना ध्यान जाता नहीं है, आपको लगता है चलो ठीक है कुछ भी है वो अप्लाई कर दो। लेकिन जब आपका डीवी होता है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में जा करके सारा एग्जाम वगैरह पास करके जाते हो तब आपका जब देखा जाता है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगाए थे, आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रॉपर रूप से है कि नहीं है, आप जो है कौन सा एज रिलैक्सेशन लिए हो तो किस प्रकार से है वो वेरीफाई है कि नहीं है। तो ये सब देख करके तब देखा जाता है और तभी आपका प्रॉपर रूप से सिलेक्शन होता है। कई लोग के पास सर्टिफिकेट प्रॉपर रूप से रहता नहीं है और वो वहाँ पर रिजर्वेशन लेकर के वो पहुँच गए रहते हैं वहाँ तक, मतलब कट ऑफ तो क्वालिफाई कर लिए रिजर्वेशन के अनुसार, लेकिन वहाँ पर अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए उस रिजर्वेशन वाला, तो वहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे में पद रिक्त हो जाता है। तो ये बात अभी कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपको ये मामला समझ में आया कि नहीं आया है? नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए, फिर से समझा दूंगा, ठीक है। जीएस सफलता बैच 4.0 आया हुआ है, आप इसकी सहायता से मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये सारी क्लासेज ले सकते हो। इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, कंप्यूटर, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल सब पढ़ सकते हो। और अभी के लिए 399 में है ये बैच, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर जाना, वहीं पर एमजेटी कूपन कोड लगाना तो आपको मिल जाएगा। किसी भी सहायता के लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, लिंक नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पिन कमेंट में भी है। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और भी बाकी तमाम पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एमजेटी एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।